स्टार्ट हुई क्लास? चलिए आगे सब। गुड इवनिंग एवरीवन। कल तो टेस्ट नहीं था संडे को आपके, जो नेक्स्ट संडे आएगा उसको टेस्ट है, तो उसके क्वेश्चन आएंगे, फिर जो पढ़ा दिया जाएगा उसमें से पूरे में से आएंगे। पीछे हो गई बात? स्टार्ट करें? चलो तो आज की क्लास है वो अपन स्टार्ट करते हैं, और आज क्या टॉपिक पढ़ना है उस पर अपन डिस्कस करते हैं। कल छोटा सा टॉपिक जो रैक किया था उसी पे अपन चर्चा करते हैं। लास्ट जो क्लास थी उसके अंदर अपन ने कुछ जो टर्मिनोलॉजी थी वो पढ़ी थी, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कुछ बेसिक बेसिक से टर्म्स थे जो अपन ने पढ़े थे। जैसे अपन सबसे पहले बात करें कि चारागाह चराई जो है वो किसे कहते हैं। चारागाह का मतलब क्या होता है? जो घास के खुले मैदान होते हैं उन्हें चारागाह कहते हैं। और एक होती है जीरो ग्रेजिंग। जीरो ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है? जो पशु होते हैं उनको घास को जो है वो खड़ी घास को नहीं चराया जाता है, घास को काट करके उसको नांद में चारा डाला जाता है, जिसके कारण वो कंप्लीटली उसको खा लेता है। इसी के कारण ग्रेजिंग तो होती है, लेकिन वो कंप्लीट ग्रेजिंग होती है, जीरो ग्रेजिंग होती है। इसीलिए उसे किस नाम से जानते हैं? जीरो ग्रेजिंग के नाम से जाना जाता है। शून्य चराई है, एक हिंदी वर्ड है, इसका डिफरेंस होता है, उसी से जो है वो संबंधित क्वेश्चन या जीरो ग्रेजिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा अपन ने कुछ टर्म्स और पढ़े थे जो पोल्ट्री से रिलेटेड पढ़ा था। लेयर्स क्या होती है? स्टार्ट कब होता है अंडा देना? 20 से 22 सप्ताह में शुरू हो जाता है, और बंद कब कर देती हैं? और पीक प्रोडक्शन कब होता है? लगभग 8 से 9 महीने या 32 से जो है वो 35 महीने के अंदर उनमें पीक प्रोडक्शन होता है। इसके बाद अपन ने कास्टिंग पढ़ा था। कास्टिंग के अंदर पशु को किस साइड से गिराते हैं? कांधा याद रखना है। क्या याद रखना है? कांधा। किस साइड गिराते हैं? दाईं तरफ से। पूछा जाए कि आफरा रोग में पशु को किस भाग में सूजन आती है, तो अपोजिट साइड में जिधर से गिराएंगे उसके अपोजिट साइड में सूजन आएगी, क्योंकि उस साइड अपन इसलिए नहीं गिराते हैं बाईं तरफ, क्योंकि वहां पर क्या पाया जाता है? रूमेन पाया जाता है। क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए, क्योंकि ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि पशु के आमाशय का रूमेन भाग है वो किस तरफ होता है, किस साइड होता है, तो बाईं तरफ है। ये अंडरस्टूड है, क्योंकि जिस साइड सूजन आएगी उसी साइड तो रूमेन है, और रूमेन में ही गैस भरेगी, तो उसी के कारण सूजन आएगी। अंडरस्टूड है कि रूमेन किस भाग में पाया जाता है? बाईं तरफ पाया जाता है। इसके अलावा कुछ टर्म्स और पढ़े थे अपन ने, जिसके अंदर अपन ने ग्रोवर मैनेजमेंट पढ़ा था। ग्रोवर मैनेजमेंट किस एज तक की मुर्गियों का होता है? 9 सप्ताह से लेकर उत्पादन आयु तक का जो पालन पोषण होता है उसे क्या कहते हैं? ग्रोवर मैनेजमेंट कहते हैं। ऐसे कुछ टर्म्स अपन ने पढ़े थे। यहां तक किसी के कुछ पूछना है, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए भाई। चले आगे। किसी के कुछ पूछना है? नहीं? चलो तो नेक्स्ट अपन आज बात करते हैं दुग्ध शिरा और दुग्ध नलिका या दुग्ध वाहिनी, जिसको आप ये अपन दो टर्म्स आते हैं। दोनों टर्म के अंदर सिर्फ माइनर डिफरेंस अंतर है, जिसके कारण अपना क्वेश्चन है वो अपने गलत हो जाता है। दुग्ध वाहिनी या दुग्ध नलिका जिसको अपन कहते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा ही अंतर होता है। इंग्लिश में अपन याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से याद कर पाएंगे और अपना क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और इसका क्वेश्चन है वो जेईटी के पेपर में पूछा जा चुका है। इसके अलावा और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर पूछे जाने की संभावना रहती है। क्या इसके अंदर क्वेश्चन बनता है? देखो, दो अलग अलग टर्म आते हैं, दुग्ध शिरा और दुग्ध वाहिनी। इंग्लिश में अपन देखें तो दोनों मिलकर लिख दी। ये होती है मिल्क वेन, ये होती है मिल्क वेन, इसको अपन कहते हैं। और एक होती है मिल्क डक्ट। वेन का मतलब होता है सीरा, सीरा जो होती है नस को कहते हैं। एक क्या होती है? नस होती है। रक्त वाहिनी जो होती है वो क्या कहलाती है? मिल्क वे, वो वेन कहलाती है। तो यहाँ पर मिल्क वेन है तो ये रक्त वाहिनी है, लेकिन मिल्क वेन नाम आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर दूध बहता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दुग्ध शिरा के अंदर क्या पाया जाता है, दुग्ध शिरा में क्या पाया जाता है और दुग्ध वाहिनी में क्या पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये पशु के अयन की संरचना होती है, यूं कहें कि पशु की ये एनाटॉमी होती है, जिसके अंदर मिल्क वेन कहाँ पाई जाती है और मिल्क डक्ट कहाँ पाई जाती है। ये पशु का शरीर है, जिसके अंदर ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ से जो है वो पेट के मध्य भाग से जो है ये मिल्क वेन निकलती है। ये अब्डोमिनल वेन, जिसको अपन पेट के मध्य में पाई जाने वाली ये शिरा होती है, ये मिल्क वेन कहलाती है। ये कहां तक पहुंचती है? अयन तक पहुंचती है। तो पेट से अयन की ओर चलने वाली जो वाहिनी होती है, ये रक्त वाहिनी होती है, उसे क्या कहते हैं? मिल्क वेन कहते हैं। अब की फिर मैम दुग्ध वाहिनी कौन सी है? तो जो हमेशा कोई भी वेन होगी उसमें हमेशा क्या बहता है? ब्लड बहता है, उसमें दूध नहीं आता है। क्वेश्चन यही पूछा गया था कि मिल्क वेन में क्या होता है? दूध होता है, खून होता है, या फिर जो है उसके अंदर पानी होता है, या कोई भी चीज पाई जा सकती है। तो इसमें क्या पाई जाती है? हमेशा शीरा के अंदर रक्त ही होता है। सिर्फ दूध वाहिनी के अंदर दूध होता है। इसमें दूध यहाँ पे कहां से आएगा? दूध कहां बनता है? अयन में बनता है। दूध कहां बनता है? अयन में। ये छोटा है, इसके अंदर संरचना समझ नहीं आ रही है। जैसे अपन यहाँ पर बात करें, मैं अयन के अंदर सिर्फ एक थन की संरचना बना रही हूँ। पशु के अयन का थन जो होता है उसके अंदर की संरचना को कुछ इस प्रकार समझेंगे, जिससे अपने को समझ में आएगा कि दुग्ध वाहिनी कहां से कहां तक होती है। ये थन छिद्र होता है जहां से दूध है वो बाहर निकाला जाता है। ये होती है जिसे अपन कहते हैं थन कुंडिका। इंग्लिश में बोले तो टीट सिस्टान इसको कहा जाता है। और ये थन कुंडिका अयन के अंदर एक गोल या अनियमित आकार की संरचना में खुलती है, जिसको अपन कहते हैं ग्रंथि कुंडिका। इसको अपन कहते हैं ग्रंथि कुंडिका या ग्लैंड सिस्टर्न। सभी पशुओं के अंदर जो अयन होता है, एक थन की संरचना कुछ ऐसी होती है। अब इस ग्रंथि कुंडिका के अंदर 400 से 500 ml जो है वो 500 से 600 ml, लगभग आधा लीटर दूध जो है वो क्या रहता है? इसमें संग्रहित रहता है। अब इसमें दूध कहां से आता है? तो इसमें दूध जो आने का माध्यम होता है, जो मार्ग होता है, वो होती है दुग्ध नलिकाएं। वो होती है दुग्ध नलिकाएं। इसके अंदर जो दूध आता है वो दूध नलिकाओं से आता है। ये होती है दुग्ध नलिकाएं, ये इसके अंदर अटैच रहती है। इन दुग्ध नलिकाओं की संख्या एक थन में 12 से लेकर 50 तक होती है। 12 से लेकर 50 तक दुग्ध नलिकाएं होती हैं। और ये दुग्ध नलिकाएं जो है वो कुछ इस प्रकार से डिवाइड होती हैं। जैसे अपन यहाँ पे देखें, ये जैसे एक दुग्ध नलिका की मैं संरचना यहाँ पे बना के बता रही हूँ, इसी तरह से बाकी की नलिकाएं होती हैं। ये बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांच में विभक्त होती है, यानी कि सब डक्ट में डिवाइड होती है। ये सारी डक्ट जहां पर खत्म होती है वहां पर एक गोल सीरा उभर जाता है। ये इस तरीके से संरचना बन जाती है। ये ऐसी संरचनाएं होती हैं। प्रत्येक थन के अंदर कुछ इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं। ये जो संरचना होती है ये जो है वो लोब कहलाता है।
लोब जिसको हिंदी में कहते हैं पाली, इसके अंदर छोटी छोटी एल्वोलाइज होती हैं। ये बहुत सारे लोब्यूल्स का समूह होता है। जैसे एक बड़ा समूह है, इसके अंदर छोटे छोटे लोब्यूल्स होते हैं ऐसे, और इनके अंदर छोटी छोटी एल्वोलाइज होती हैं। इस प्रकार से हर एक जो संरचना होती है उसमें इसी प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। ये छोटी है इसलिए मैं इसमें बना नहीं पा रही हूँ। इस तरह की सभी में संरचनाएं होती है, और इनके अंदर ये जो डोटेड पार्ट है इसको अपन कहते हैं एल्वोलाई। दूध कहाँ बनता है? जब माइंड से सिग्नल देता है पशु को। पशु के अंदर जो है सभी प्रकार के जितने भी स्तनधारी पशु हैं उसमें अपने जीवों को पोषण देने के लिए प्रकृति का नियम है कि उसके अंदर क्या पाया जाता है, एक हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, जिसके कारण क्या होता है, इसमें दुग्ध का स्राव होता है। जैसे ही इसको माइंड से सिग्नल मिलता है, इसके थन को टच किया जाता है पशु को, या फिर इसमें किसी प्रकार की संवेदना होती है। जैसे ऑल टाइम गाय भैंस का दूध थोड़ी निकालते हैं अपन, सिर्फ कब पावस्ती है वो जब बछड़े को छोड़ा जाता है या दूध निकालने का टाइम होता है, अपन बाल्टी लेके बैठ गए, बाल्टी लेके निकल रहे हैं, गाय बोलने लग जाती है। वो क्या है, उसके अंदर एक सिग्नल है, क्योंकि एक फिक्स टाइम पे हर चीज होने लग जाती है। तो पशु के अंदर भी एक फिक्स टाइम पे माइंड को इसको सिग्नल मिला, तो जैसे सिग्नल मिला उसके अंदर एक हार्मोन एक्टिव होता है। उस हार्मोन का नाम आता है प्रोलैक्टिन। कौन से हार्मोन का नाम आता है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण जो है वो क्या होता है, इसके अंदर जो है वो कंटिन्यूअसली दूध बनता रहता है, इन एल्वोलाइज में दूध बनता रहता है। उसके बाद दूध जो है वो कहाँ जाता है, इन सारी एल्वोलाइज से दूध जो दुग्ध नलिकाएं होती हैं वो मुख्य दुग्ध नलिका में छोड़ देती हैं। ये दुग्ध नलिका है, ये क्या है, ये दूध नलिका थी, ये यहाँ पर ये वाली, और यहाँ से जो दूध होता है वो दूध कहाँ पर आ जाता है, इन ग्रंथि कुंडिका में आ जाता है। यहाँ पे दूध इकट्ठा होता है, फिर उसके बाद जो है एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, जब वो सिक्रीट होता है तो दूध बाहर आता है। ये आगे की बात है। अपन यहाँ पे सिर्फ इतना जान रहे थे कि दुग्ध नलिका कहाँ पे है। तो दूध नलिका इसमें क्या कहाँ पर है, इन एल्वोलाइज जो है उनमें दूध बन रहा है वो लोब्यूल से होकर कहाँ आता है, दूध नलिकाओं में आता है। तो ये नलिकाएं क्या कहलाती हैं, दूध नलिका। तो पूछा जाए दूध नलिकाओं में क्या पाया जाता है, दूध पाया जाता है या खून पाया जाता है? समझ में आया कि दूध नलिकाओं में क्या होता है, सिर्फ दूध होता है। कहां से आता है उसमें दूध, एल्वोलाई से आता है। कहां आता है, एल्वोलाई से। उसके बाद दूध को ये ग्रंथि कुंडिका में छोड़ देती है। तो मेन काम तो ये था कि दुग्ध वाहिनियों में या दूध नलिका में क्या पाया जाता है, दूध पाया जाता है। ये जो दुग्ध वाहिनियां होती हैं वो अयन में उपस्थित होती है, अयन में स्थित होती हैं, जबकि दुग्ध शीरा कहां पर होती है, पेट से अयन की तरफ चलती है। ये इसी भाग में होती है, अयन के अंदर नहीं होती है। अयन के अंदर क्या होती है, दूध नलिकाएं होती है। बस यही डिफरेंस होता है। क्वेश्चन सीधा से ही पूछा जाता है कि दुग्ध नलिका में क्या होता है और दुग्ध शीरा में क्या होता है। तो ये पॉइंट लिख लिया था अपन ने, हेडिंग लिखा था दूध शीरा या मिल्क वेन। इसमें लिखो, इसमें लिखो एक रक्तवाहिनी, एक रक्तवाहिनी जो पशु के पेट के, जो पशु के पेट के, सुरेश क्या कह रहे हो भाई? अरे यूट्यूब की क्लास थोड़ी है मैं आपके सारे मैसेज के रिप्लाई करूं। व्हाट्सएप पे जिया सर मैसेज नहीं देख रहे तो मैं क्या करूं, मेरे भी नहीं देखते। कोई काम होता है तो मुझे भी उस पर मैसेज करना पड़ता है, वो 3 दिन तक सीन नहीं करते फिर दोबारा भेजना पड़ता है। तो इसलिए मैं बोल दूंगी एक बार आपके तो जरूर देख लें। तो कहां थे अपन, अयन से, पशु के पेट से अयन की तरफ चलती है, या थन की तरफ, एक ही बात है ना। पशु के पेट से अयन की तरफ चलती है, जिसमें रक्त या रुधिर होता है, रक्त या रुधिर होता है। रुधिर कहें, रक्त कहें, या फिर खून कहें, ब्लड कहें, जैसा आपको अच्छा लगे। क्वेश्चन यहीं से आता है। बस ये तो जो लाइन है वो तो सिर्फ समझने के लिए है कि ये कहां से कहां तक है, ताकि अपने को कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि उसके अंदर ब्लड होगा या दूध होगा, क्योंकि ये तो अयन के अंदर है ही नहीं, अयन की तरफ तक ही आ रही है, तो इसलिए इतनी सी समझनी है। नेक्स्ट लिखिएगा दुग्ध वाहिनी या नलिका। मेजर वर्ड जो है दुग्ध नलिका इसके लिए यूज होता है, क्योंकि इंग्लिश में इसे कहते हैं मिल्क डक्ट। इंग्लिश टर्म दोनों के जरूर लिखिएगा। हिंदी में समझने में अपने को जो है वो कंफ्यूजन हो सकता है, शीरा नलिका उस टाइम पर, लेकिन इंग्लिश टर्म जो है वो थोड़े डिफरेंट है, इसलिए इजीली समझ में आ जाएंगे। वेन नाम पढ़ते ही अपन जानते हैं कि वेन्स जो है वो नस को कहते हैं, और नस में हमेशा खून होता है, ऐसे अपने को याद रह जाएगा। दुग्ध नलिका, मिल्क डक्ट, इसमें लिखेगा यह अयन में स्थित, यह अयन में स्थित नलिका होती है, जिसमें अयन में स्थित नलिका होती है जिसमें एल्वोलाई, जिसमें एल्वोलाई, एल्वोलाई यहां पे लिखा हुआ देख लो, एल्वोलाई इनको कहते हैं कुपिका, हिंदी में कहते हैं एल्वोलाई को कुपिका। एक ही वर्ड लिख लो, आगे अपना डिटेल में आ जाएगा। जिसमें एल्वोलाई से दूध आता है और ग्रंथि कुंडिका में छोड़ा जाता है। एल्वोलाई से दूध आता है और ग्रंथि कुंडिका में छोड़ा जाता है, ग्रंथि कुंडिका में छोड़ा जाता है। इससे पूरा क्लियरिफाई हो गया है, डायग्राम बताने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सिंपल सा समझ में आ रहा है कि दूध जो है वो दूध वाहिनियों में बना भी नहीं है, आया है तो कहां से आया है, एल्वोलाई से आया है, और कहां पे चला गया है, ग्रंथि कुंडिका में। सिर्फ इसमें तो क्या होता है, ये एक माध्यम है इसको यहां से यहां तक पहुंचाने का, इतने में इसमें काम हो गया है। तो ये हो गया अपने इसका जो है वो दोनों की डेफिनेशन कि दुग्ध शीरा क्या होती है और दुग्ध वाहिनी या दुग्ध नलिका क्या होती है। नेक्स्ट वर्ड लिखेगा हेलेज। वापस समझाऊं, दुग्ध नलिका वाला समझ नहीं आया?
इसमें डेफिनेशन अपन ने ये लिखी है कि पशु के जो शरीर होता है उसके अंदर क्या होती है, दुग्ध नलिका होती है। ये अयन में स्थित होती है और ये अयन में स्थित होती है। इसके अंदर एल्वोलाई से दूध आता है और कहां पे चला जाता है, ग्रंथि कुंडिका में। इसका मतलब क्वेश्चन इसमें यही पूछा जा रहा है कि दुग्ध नलिका जो है उसके अंदर पाया क्या जाता है। तो अपन ने ये लिखा है कि इसमें दूध आता है, तो इसके अंदर पाया क्या जा रहा है, यही क्वेश्चन यहाँ पे आता है। बाकी की चीज तो सिर्फ समझने के लिए, और डायग्राम से मैंने समझा दिया, शायद आपको समझ आ गया होगा। इतना ही चीज यहाँ पर है। अगला नेक्स्ट लिखेगा हेलेज। हेलेज समझिएगा क्या होता है। आपने वर्ड सुना होगा साइलेज और हे, ये तो सुना है, लेकिन हेलेज एक नया वर्ड है। हालांकि ये नया वर्ड नहीं है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर थोड़ा ही डिफरेंस होता है। जैसे हे जो है वो किसको कहते हैं, सूखे संरक्षित चारे को कहते हैं, और हरा संरक्षित चारा क्या कहलाता है, साइलेज। इनमें ज्यादा पॉपुलर हे जो है वो भी क्या होता है, इन दोनों का मिक्सचर होता है, ये भी हरा संरक्षित चारा होता है। लेकिन इसमें क्या अंतर होता है और इनमें क्या डिफरेंस पाया जाता है। इनके अंदर मुख्य रूप से हेलेज और साइलेज जो है वो एक ही प्रकार के चारे होते हैं, एक ही तरह की चीज होती है। सिर्फ इनमें जो नमी होती है उसकी मात्रा के आधार पर इसका नाम हेलेज रखा गया है। हेलेज जो होता है उसके अंदर एक ये हरा सुरक्षित चारा होता है जिसमें सिर्फ नमी का डिफरेंस होता है। 40 से 50% नमी वाला सुरक्षित चारा हेलेज कहलाता है, जबकि साइलेज कितना प्रतिशत नमी वाला चारा, 60% नमी वाला चारा है वो साइलेज होता है। और हे में कितनी नमी पाई जाती है, 14 से 15% पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, 10 से 15% नहीं होती है। एग्जाम के अंदर जो है वो हमेशा 14 से 15% आता है। अपन एवरेज याद नहीं रख सकते हैं, 10 से 15% सूखे चारों में नमी अपन देख सकते हैं, लेकिन एक्जैक्टली सुरक्षित चारा है जहां पर नमी 14 से 15% याद रखनी है। अभी लास्ट 2 साल पहले जो है वो जेईटी के अंदर क्वेश्चन आया था, लास्ट ईयर ही आया था, जिसके अंदर जो है क्वेश्चन के अंदर 18 से 20% नमी था। तो 18 से 20% के अलावा उसमें ज्यादा नमी थी, तो वो क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। इसलिए ध्यान रखिएगा, इसमें एक्जैक्ट नमी ना तो 10% होती है, ना ही जो है इसमें 18% होती है। इसमें एवरेज 14 से 15% ही याद रखना है। ये 3 डिफरेंस इनके अंदर पाया जाता है। ये जो टर्म्स है वो तो अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बारे में एक छोटा सा पॉइंट इतना ही याद रखना है, तो ये लिख लीजिए। हेलेज के अंदर 40 से 50% नमी वाला हरा सुरक्षित चारा, 40 से 50% नमी वाला हरा संरक्षित चारा। डन, ये अपने हो गया हेलेज। साइलेज और आगे नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे अपन। अगला नेक्स्ट वर्ड लिखिएगा क्रीप। ये वर्ड जो है यूनिवर्सिटी के सुपरवाइजर के एग्जाम हुए थे, और जो उनके अंदर जो लैब असिस्टेंट के पेपर हुए थे उनके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2-3 वर्ड थे जो बकरी से रिलेटेड और भेड़ से रिलेटेड थे, इनकी टर्मिनोलॉजी के क्वेश्चन है वो पेपर में पूछे गए थे। तो उसी से ये वर्ड है क्रीप वर्ड। देखिएगा क्रीप किसको कहते हैं, देखने में फोटो में आपको दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे टर्म्स हैं और इनको दिखाई भी दे रहा है। तो जो क्रीप वर्ड होता है वो फीडिंग एरिया होता है। क्या होता है, फीडिंग एरिया होता है। अब फीडिंग एरिया को तो क्या कहते हैं, फीडिंग एरिया, फीडिंग का मतलब क्या होता है, जो चारा खिलाने का स्थान होता है। तो फीड कराने का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, कल ही बताया था मैंने आप लोगों को। चारा खिलाने के स्थान को क्या कहते हैं, जब शून्य चराई पढ़ाई थी तब बताया था। किसमें चारा खिलाते हैं, नान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश वर्ड भी याद रखना है, हिंदी में आता है वो पेपर में, मेंजर। क्या कहते हैं, मेंजर। तो चारा तो कि मैम मेंजर में खिलाते हैं। फिर ये क्रीप वर्ड कहां से आया, तो जो बड़े पशु होते हैं उनके लिए तो काम वर्ड यूज किया जाता है नान, और जो छोटे पशु होते हैं वो आसानी से चारा नहीं खा पाते हैं बड़ी नांद में। तो छोटे पशु जो होते हैं उनको पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए जो छोटा फीडिंग क्षेत्र बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, क्रीप कहा जाता है। ये स्पेशली गाय भैंस के छोटे बछड़े हो गए, भेड़ बकरी और सुअर, इन सभी के लिए छोटा फीडिंग एरिया जो बनाया जाता है इस तरीके से, जिसमें छोटे जो पशु हैं वो आसानी से चारा खा सकते हैं, या फिर जो भी उनको खाना खिलाया जा रहा है। क्योंकि जब एक साथ खाना खिलाया जाएगा, चारा खिलाया जाएगा, तो बड़े पशु हैं वो क्या करेंगे, एक साथ मुंह डाल के जल्दी खा लेंगे, और छोटा पशु है वो रह जाएगा। इसलिए छोटे पशु के लिए अलग एरिया होता है, जिसमें जो गर्दन देखो यहाँ पर बड़ा पशु होगा तो गर्दन नहीं जा पाएगी, जबकि छोटा पशु आसानी से इसके अंदर गर्दन डाल के चारा खा सकता है। इसी एरिया को अपन अलग टर्म से जानते हैं, जिसे क्रीप वर्ड कहते हैं। तो लिखिएगा इसमें छोटे पशुओं में कुछ एग्जांपल लिख लो। गाय भैंस, स्पेशली ये जो भेड़ बकरी और सुअर होता है उनके लिए वर्ड यूज होता है, लेकिन गाय भैंस के अंदर भी यही जो है वो ज्यादातर टर्म यूज किया जाता है। गाय भैंस कोमा भेड़ बकरी व सुअर, गाय भैंस भेड़ बकरी व सुअर लिखा। छोटे पशुओं जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी सुअर आदि के पोषक तत्वों की पूर्ति हेतु बनाया गया छोटा फीडिंग क्षेत्र, पोषक तत्वों की पूर्ति हेतु बनाया गया छोटा फीडिंग क्षेत्र, वो पे लिखा हुआ है छोटा फीडिंग क्षेत्र। डन। अब यहीं पे याद रखने के लिए आप नोट डाल के लिख सकते हैं बड़े पशु हेतु नांद, तो यहीं पे ये टर्म आ जाएगा। बार बार भूल जाते हो, कल ही पढ़ाया था, आज भी पढ़ा दिया, फिर भी भूल गए, तो साथ में ये दोनों चीजें आ जाएंगी। नोट डाल के लिख लो, बड़े पशुओं में नांद, बड़े पशुओं में उस फीडिंग एरिया को कहते हैं नांद, ब्रैकेट में लिख लेना मेंजर। शॉर्ट टर्म्स में लिख लो, सिर्फ लार्ज एनिमल्स के लिए है नांद या मेंजर, तो दोनों के लिए हो गया। यहाँ पर जो हेलेज है वो किसका बनाया जाता है, मैंने कहा सिर्फ नमी का अंतर होता है। जो साइलेज की प्रक्रिया है, जो साइलेज में फसल यूज की जा रही है सेम ही है, खाली नमी के आधार पर इसका नाम हेलेज है, बाकी सारी प्रक्रियाएं सेम है, इसलिए ज्यादा डिटेल इसके बारे में अपने नहीं पढ़ी है। अगला नेक्स्ट वर्ड लिखिएगा ब्लीटिंग। नेक्स्ट वर्ड लिखिएगा ब्लीटिंग। ब्लीटिंग ब्लीडिंग दोनों डिफरेंट होती है, तो यहां पर वर्ड है वो क्या है, वो ब्लीटिंग है।
बोट रखेगा। एक तो वर्ड होता है ब्लीटिंग और एक वर्ड जो होता है वो होता है बेलोइंग। दो जो है वो डिफरेंट तरह के वर्ड हैं, दोनों अलग अलग तरह के साउंड को दर्शाते हैं। जैसे ब्लीटिंग की अपन बात करें तो जो भेड़ और बकरी की आवाज होती है वो क्या कहलाती है? भेड़ और बकरी की जो साउंड है वो ब्लीटिंग कहलाती है। और गाय और भैंस की आवाज है वो क्या कहलाती है? बेलोइंग कहलाती है। बेलोइंग जिसको हिंदी में कहते हैं रंभाना। इनके ज्यादातर इंग्लिश वर्ड यूज किए जाते हैं, इसलिए अपन यहाँ इंग्लिश टर्म ही पढ़ रहे हैं। ब्लीटिंग को कहते हैं मिमियाना। तो ये दोनों, मिमियाना ऐसा तो नहीं पूछा जाएगा, तो इसका इंग्लिश वर्ड ही पूछा जाएगा, इसलिए अपन यहाँ पर डायरेक्ट ब्लीटिंग पढ़ा है और यहाँ पर बेलोइंग पढ़ा है। जो टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती है वही अपन ने लिखी है। इसके अलावा अलग अलग एनिमल्स और जैसे सुअर हो गया, हॉर्स हो गया, इसके अलावा ऊंट हो गया, उनकी साउंड डिफरेंट होती है। तो जैसे जैसे अपन जो टॉपिक पढ़ते जाएंगे उनके बारे में वहां पर अपन लिखते जाएंगे। मेनली तो ज्यादातर यूजफुल है वो गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट की आती है। ऊंट में ग्रंटिंग होती है, लेकिन ऊंट की टर्मिनोलॉजी के साथ वहां पे लिखेंगे, वो उसकी सारी टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है तो वहां पे आ जाएगी, इसलिए सिर्फ गाय, भैंस, भेड़ और बकरी की यहाँ पे लिखेंगे। पहला लिखेंगे ब्लीटिंग। ब्लीटिंग वर्ड है, हिंदी में कहते हैं इसको मिमियाना। इसमें लिखेगा भेड़ व बकरी की आवाज। भेड़ व बकरी की आवाज। नेक्स्ट अगला लिखिएगा बेलोइंग। एक वर्ड होता है वेलोइंग। बेलोइंग और वेलोइंग में अंतर होता है। वेलो का मतलब होता है तैरना, और तैरने की प्रक्रिया है वो कौन से पशु में होती है? तो भैंस का चैप्टर आएगा तब दोनों का कंपैरिजन करेंगे। यहां पर सिर्फ साउंड की बात हो रही है तो इन दोनों का अपन ने देखा है। बेलोइंग में लिखेंगे, हेडिंग लिखा, लिखिएगा गाय व भैंस की आवाज। गाय व भैंस की आवाज। अगला वर्ड लिखिएगा एनोरेक्सिया। एक जैसे आपने नाम सुना होगा एनीमिया, लिखना मत एनीमिया, सिर्फ एनोरेक्सिया लिखना। एनोरेक्सिया ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। जैसे अपन जानते हैं कि खून की कमी क्या कहलाती है? एनीमिया कहलाती है। वैसे ही भूख में कमी जो है वो क्या कहलाती है? एनोरेक्सिया। तो एनिमल में जब भूख कम लगती है तो उसको अपन किस टर्म से जानते हैं? एनोरेक्सिया के नाम से जानते हैं। ऐसा नहीं कोई एक डिजीज है भूख कम लगना। भूख कम लगने के कई कारण हो सकते हैं, कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं? एनोरेक्सिया। तो इसलिए पर्टिकुलर डिजीज का नाम नहीं है, ये कंडीशन है कि भाई ऐसे ही खून की कमी है, एनीमिया एक पर्टिकुलर जो है वो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण हो रहा है, खून की कमी के कारण हो रहा है। वो जरूरी नहीं है कि खाली खून की कमी एक ही प्रकार से हो, डिफरेंट कारणों से हो सकती है। हो सकता है उसको कोई डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, कोई भी अदर डिजीज हो गई हो, या ब्लड फ्लो ज्यादा हो गया हो, उसके कारण हो सकता है। लेकिन भूख में कमी जो है वो जनरल में एनोरेक्सिया कहलाती है और खून की कमी जनरल वर्ड में एनीमिया कहलाती है। तो सिर्फ एनोरेक्सिया में लिखेंगे भूख में कमी। भूख में कमी सिर्फ इतना लिखना है, एनीमिया की यहां ज्यादा जरूरत नहीं है, ये कॉमन टर्म है जो अपन सब जानते हैं। इसके बाद में लिखेंगे निम्फोमैनिक। कुछ विशेष टर्मिनोलॉजी है जो इससे रिलेटेड है। बुलर कहें या बुलर कहें एक ही वर्ड है ये, जैसे आपको अच्छा लगे बुलर लिख लें या बुलर लिख लें, मतलब अलग अलग टर्म आ जाते हैं कई बार अलग अलग जगह पर। निम्फोमैनिक या बुलर ये एक तरह की डिजीज का सिम्टम होता है, लेकिन ये डिजीज अपने कोर्स में नहीं आती है। फिर भी कुछ बेसिक चीजें हैं, कुछ बेसिक जो डिजीज हैं उनको अपन पढ़ेंगे, लेकिन ये टर्म जो है वो टर्मिनोलॉजी के अंदर भी यूजफुल टर्म है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्या होता है निम्फोमैनिक या बुलर? तो ऐसी मादा जो हमेशा हीट में रहती है, ऐसी मादा पशु जो हमेशा हीट में रहती है या मद में रहती है, हमेशा हीट या मद में या गर्मी में रहती है, उसी कंडीशन को क्या कहते हैं? निम्फोमेनिया या निम्फोमैनिक कहते हैं। अब ये किस कारण होता है? तो इसके कुछ डिसऑर्डर होते हैं, ये किसी तरह की साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर और भी फिजिकल जो है वो डिसऑर्डर होते हैं, जिसके कारण जो है वो एनिमल्स में ऐसा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑल टाइम इसको हीट में रहती है तो कभी भी प्रजनित कराया जा सकता है, ऐसा नहीं होता है। इसको बार बार पशु को प्रजनित कराने पर भी पशु जो है वो प्रजनित नहीं होता है, तो ये सिचुएशन इसमें होती है, यानी कि बुलर जो है वो प्रजनित नहीं कराया जा सकता। वो मादा पशु जो है वो हमेशा हीट में तो रहती है, लेकिन ये एक तरह का डिसऑर्डर है, इसी के कारण इस डिसऑर्डर को अपन निम्फोमेनिक कहते हैं, और सॉरी इस मादा को निम्फोमेनिक या बुलर कहते हैं, और इस डिजीज को निम्फोमेनिया के नाम से जाना जाता है। डिजीज क्या है थोड़ा सा अपन डिटेल में जब डिजीज वाला चैप्टर आएगा तब समझेंगे, यहाँ पे सिर्फ इस वर्ड को समझे। जैसे अपन ने बुल्लक समझा वैसे ही ये टर्म है, तो इसको लिखेंगे आप यहाँ पे। ऐसी मादा पशु, ऐसी मादा पशु जो हमेशा हीट या मद में रहती है। ये सारे सेम ही टर्म है, बार बार ये टर्म यूज आते हैं, मैंने तो यहाँ पे लिखे हैं, आपको याद हो तो आप एक या दो ही लिख लें। हीट या मद में रहती है वो क्या कहलाती है? बुल्लर या निम्फोमेनिक कहलाती है। जैसे बुल्लक अलग वर्ड है और बुल्लर अलग वर्ड है। बुल्लर तो कहते हैं मादा जो हीट में रहती है, और बुल्लक क्या है? बदियाकृत नर पशु है वो बुल्लक है। तो ये थोड़ा सा ही अंतर है क और र का, जितने में अपन ने ध्यान से नहीं पढ़ा और बुल्लर लिखा हुआ था, अपन सोचे प्रिंटिंग मिस्टेक है इसलिए बुल्लक समझ गए और उसका आंसर कुछ और कर दिया, तो वो क्वेश्चन अपना गलत हो जाता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए ये वर्ड यहाँ पे लिखा है। ये डी टिकिंग तो अपन ने लिख लिया था पहले। तो ये कुछ टर्म्स है जो इससे रिलेटेड थे, जो मेजर टर्म्स थे, कुछ मैंने एक्स्ट्रा भी आपको इसमें लिखा दिए हैं जो इनसे रिलेटेड थे, आसपास के टर्म्स थे वो सारे कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा कुछ और टर्मिनोलॉजी बचती है, ऐसे टर्मिनोलॉजी खत्म नहीं होती है, लेकिन जो भी टॉपिक आते जाएंगे वो टॉपिक के साथ में टर्म्स आते जाएंगे। जैसे मुर्गी पालन से संबंधित कई तरह की शब्दावली आती है, जैसे कैंडलिंग आती है मुर्गी पालन में, इसके अलावा खस्सीकरण है वो क्या होता है, इसके अलावा मुर्गी पालन में जो
उसकी जो मशीन होती है जिसमें अंडे से जाते हैं, इंक्यूबेशन क्या होता है, इंक्यूबेटर क्या होता है, इसके अलावा उनके अंदर ब्रूडिंग क्या होता है, ब्रूडर क्या होता है, इस तरह के कुछ टर्म्स आएंगे। लेयर राशन किसे कहते हैं, ब्रॉयलर राशन क्या होता है, ये सारे टर्म हैं जो टॉपिक वाइज देखेंगे, वहां पर समझेंगे तो अपन ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि वहां एक दूसरे वर्ड का लिंक रहेगा। यहाँ कोई ज्यादा लिंक नहीं था एक दूसरे के, वो सारे वर्ड अपन ने लिख लिए हैं। इसके अलावा ऐसे ही प्रजनन से संबंधित अलग शब्दावली आएगी। यहाँ मैंने आपको गर्भकाल, मध्यकाल क्या होता है, इसके अलावा मध्यचक्र किसे कहते हैं, ये सारे वर्ड्स नहीं लिखा है। यौवनारंभ क्या होता है, क्योंकि ये सारे वर्ड पर्टिकुलर एक टॉपिक से रिलेटेड है, तो टॉपिक के साथ समझेंगे और उसके पूरे डिटेल लिखेंगे तो वो अपने को समझ में आएगा। इसलिए सारे टॉपिक के साथ में जो वर्ड आते जाएंगे वो अकॉर्डिंग टू टॉपिक लिखते जाएंगे। ये कुछ नए और जो है वो सिंगल वर्ड थे, जो कई तो आगे यूज आएंगे, कई आगे नहीं आएंगे, उनका सिर्फ कुछ पॉइंट्स अपने को समझने होते हैं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि सुपरवाइजर के पेपर के अंदर जो है वो एक टर्मिनोलॉजी आती ही आती है, एक कोई भी शब्द आ ही जाता है। हालांकि लास्ट ईयर नहीं पूछा गया था, लेकिन ज्यादातर जो है वो पूछा जाता है, इसलिए ये शब्दावली के अंदर से हर बार का पुराने लास्ट पेपर को छोड़ के जितने भी पेपर आप देखोगे तो हर बार आपको एक वर्ड यहाँ से मिलेगा, तो इसलिए ये टर्मिनोलॉजी है वो सबसे ज्यादा जरूरी है एक क्वेश्चन आपका सही करने के लिए। एक एक करके अपन सारे क्वेश्चन हैं वो सही करेंगे, तो उसके लिए सारी चीजें एक एक टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। अब अगला जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो अपन स्टार्ट करते हैं। ये टर्मिनोलॉजी वाला टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जिसको अपन कहते हैं सिलेक्शन मेथड। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, पशुओं में चयन, टॉपिक का नाम लिखिएगा। जो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी लिखी थी उसी का टॉपिक है। सिलेक्शन मेथड्स। देखो इसका क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है, हालांकि एक छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन इसका क्वेश्चन भी पेपर में आता है। देखो सबसे पहले जब अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था बेसिक टर्मिनोलॉजी, उसमें पहली जो डेफिनेशन थी वो क्या थी, चयन का मतलब क्या होता है, किसी भी अच्छे पशु का क्या करना, चुनाव करना। अब चुनाव करने के क्या क्या तरीके और क्या क्या विधियां होती हैं, वैसे तो ये दो टॉपिक है। जब अपन एडवांस लेवल पे जाते हैं, पीजी लेवल का जब अपन कोर्स पढ़ते हैं, या डब्ल्यूओ का जब पढ़ते हैं, या बीएससी के लिए प्री पीजी का जब तैयारी करते हैं, तब अपन इसके अंदर दो तरह की चीजें पढ़ते हैं। एक तो सिलेक्शन के विधियां क्या क्या होती हैं, और एक सिलेक्शन के तरीके क्या क्या होते हैं। तरीके डिफरेंट तरीके से हो सकते हैं, जिसमें अग्रानुक्रम, स्वतंत्र चयन स्तर और चयन सूचकांक, ये तीन तरीके आते हैं। लेकिन अपने कोर्स में ये नहीं है, तो इसलिए अपन इस वाले पॉइंट को स्किप करके डायरेक्ट जो इसके मेथड्स आते हैं, जो 5 तरीके आते हैं, उन्हीं को अपन पढ़ेंगे। हालांकि वो इसी के अंडर में आते हैं, लेकिन वो वाली चीजें अपने नहीं है कोर्स में अपने लेवल पर, इसलिए अपन कुछ विशेष जो है वो तरीके अपन देखेंगे। तो चयन जो है वो इसका मतलब क्या होता है, अच्छे पशु का चुनाव करना। अच्छे पशु के चुनाव के कितने तरीके होते हैं आप पढ़ चुके हैं, थोड़ी चीजें मुझे बताएंगे आप, कितने तरीके होते हैं। मैं थोड़ा सा करेक्शन करते जाऊंगी, आप बताते जाओ कितने तरीके होते हैं, जल्दी बोलो। पशु के चयन के 2 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं, 2 तरीके। एक तो होता है प्राकृतिक तरीका और एक होता है कृत्रिम तरीका। एक होता है कृत्रिम तरीका। आप जो तरीके बता रहे हैं वो किसके बता रहे हैं, कृत्रिम के 5 तरीके बता रहे हैं। मेनली जो है वो सिलेक्शन के 2 ही तरीके होते हैं, एक तो प्राकृतिक विधि से चयन होता है और एक कृत्रिम विधि से चयन होता है। जैसे अपन बात करें कि प्राकृतिक जो चयन होता है, प्राकृतिक जो विधि आती है, उसमें क्या माना जाता है, सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया रहता है। जैसे आपने देखा होगा धरती पर पहले कई अलग जीव थे, आज अलग जीव हैं। पुराने टाइम पे क्या डायनासोर हुआ करते थे क्या, लेकिन आज है। पुराने टाइम पे हाथी, बड़े जो बालों वाला हाथी जिसको मैमथ कहते हैं, वो हुआ करता था, आज है क्या। ऐसे कई तरह के जानवर हैं जो पुराने टाइम पे हुआ करते थे लेकिन आज नहीं है, यानी कि धरती पर उनका अस्तित्व नहीं है। वो क्या हो गया है, उनका क्या हो गया है, खात्मा हो गया है। ऐसे ही आज अपन बात करें, अपने यहाँ पर कौवों की संख्या भी कम हो गई है, पक्षी भी जो है जैसे गोरैया चिड़िया है वो भी कम हो गई है। क्यों कम हो गई है, धीरे धीरे करके उनका अस्तित्व कम हो गया है। उनका एक तरीके से क्या हो गया है, वो अपने आप ही जो है वो उनका जीवन समाप्त हो गया है। प्राकृतिक चयन कुछ ऐसा ही है, धरती पर रहने वाले ऐसे जीव जो ज्यादा शक्तिशाली हैं, जो अपने आप में ज्यादा पावरफुल है, वो दूसरे जीव को हानि पहुंचाते हैं, और या फिर दूसरा जीव जो है वो जो कम पावरफुल होता है वो नीचे रह जाता है, या फिर उनकी संख्या धीरे धीरे घटती जाती है और जो पावरफुल है वो बढ़ता जाता है। इस तरह के सिद्धांत को, जैसे पुराने टाइम पे था कि जो इंसान है वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, तो इंसान ने जो है वो प्रगति कर ली, बाकी के जीव जैसे जंगल में रह रहे थे वैसे ही रह गए, लेकिन इंसान ने आज क्या कर ली, कई तरह की प्रगति कर ली, तो वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हो गया। ठीक ऐसे ही इस तरह के सिद्धांत को अपन कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फीटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फीटेस्ट यानी कि धरती पर जो जीव सर्वश्रेष्ठ है वो अपने आप ही जीवित रह जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। अपने आप जो जीवित रहेगा वो अपने आप का चयन हो गया, और उसी चयन को अपन क्या कहते हैं, प्राकृतिक चयन कहते हैं। तो इसमें एक ही क्वेश्चन बनने लायक है, वैसे तो ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, लेकिन जैसा आपने बताया 5 विधियां हैं, वैसे ही 5 विधियां नहीं पूछकर पूछ लिया कि प्राकृतिक चयन किस सिद्धांत पर आधारित होता है। अब थोड़ा तो कुछ अलग पूछा ही जाएगा, नई चीज अगर कुछ पूछेंगे तो पूछने के बाद तो अपन पढ़ेंगे नहीं, पहले ही पढ़ेंगे। तो ये ध्यान होना चाहिए प्राकृतिक चयन किस सिद्धांत पर आधारित है, मतलब जो जीव सबसे पावरफुल है वो अपने आप जीवित रह जाएगा, वो है सर्वाइवल ऑफ द फीटस। इतना ही समझना है इसके बारे में। कृत्रिम विधि जो है इसके 5 तरीके होते हैं, 5 तरीकों से पशु का चयन किया जा सकता है। एक एक तरीका अपने आप में डिफरेंट होता है। जैसे आप कोचिंग में आए तो आपके सिलेक्शन के अलग अलग मेथड थे, तो क्या क्या मेथड हो सकते हैं आपके सिलेक्शन के, कोचिंग सिलेक्शन के, बताओ आपने कैसे कैसे कोचिंग का सिलेक्शन किया। जैसे आप किस माध्यम से आए बताओ, पुराना रिजल्ट देखकर, ठीक है। दूसरा, आपने देखा कि पुराना रिजल्ट अच्छा है इसलिए हम आ गए। फिर आपने देखा कि यूट्यूब पे फैकल्टी अच्छा पढ़ाती है तो आप आ गए, दूसरा कारण। तीसरा और मेथड क्या थे,
आपने एक अच्छी कोचिंग की पहचान की, उसके और भी कई कारण हैं, कई तरीके हैं। तो आपने देखा कि यहाँ के नोट्स हैं, अच्छे हैं, तो हम भी चलते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, इसलिए चले आए। तो ये क्या है, या फिर हमने जाके प्रचार किया, या फिर हमने जाके जो है वो क्या किया, बताया कि इतने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, तो आपको लगा कि वास्तव में इतने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, तो आप आए। तो आपके सबके अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, ऐसे ही पशु चयन के अलग अलग तरीके हैं। अगर अपने को पशु नर पशु चयन करना है या मादा पशु चयन करनी है, तो उसके भी अलग अलग तरीके होंगे कि किस पशु को भाई कैसे चेक करना है। मान लो अपने को एक जो है दुधारू पशु लानी है, तो उसको अपन देख के ऐसे चयन कर लेंगे क्या कि भाई देख लिया, ठीक है, दिखने में सुंदर है, ले चलो घर पे। और आगे पता चला कि दूध निकाला कि 2 लीटर दूध दे रही है, वो कहते हैं वो लड़की देखने जाते हैं, पता थोड़ी चलता है कि कैसी निकलेगी। फिर पता चला कि वहां दिखने में तो सुंदर थी, लेकिन घर पे आई शादी करके तो पता चला रोटी बनानी नहीं आती। पर आज तो अपोजिट स्थिति हो गई है, लड़कियां देखने जाती है लड़के की, लड़का क्या करता है, कैसा दिखने में है, सरकारी नौकरी है कि नहीं है। देखो लड़कियों से ज्यादा कौन बैठे हैं, क्यों, पैसा चाहिए। पैसे से ज्यादा आज के टाइम पे शादी है, शादी नहीं हो रही इसलिए चला जाता हूँ उदयपुर, चला जाता हूँ, तो बीच बीच में सगाई हो जाएगी, फिर शादी कर देंगे। तो वो क्या है, एक अलग अलग तरीके चयन के तरीके हैं। तो वो क्या है, चयन के तरीके। जैसे पुराने टाइम पे क्या होता था, शादी ऐसे थोड़ी होती थी कि नौकरी लगावा नहीं लगावा। पुराने टाइम पे दादाजी बैठे हुए थे तो चौपाल पे कर देते थे शादी फिक्स, भाई तेरे पोते की शादी मेरी पोते के साथ कर देना। वो क्या होता था, एक तरह का चयन का तरीका ही था। आज के टाइम पे देख के चयन करते हैं। तो इसके अलावा और आज के टाइम पे और अलग तरीका हो गया कि सरकारी नौकरी है कि नहीं है, दिखने में चाहे कैसा भी हो। तो वो क्या है, अलग अलग तरीके हैं। वो क्या है, अरे सब पे लागू होता है ना, ऐसे मैं पर्टिकुलर यूं बात नहीं कर रही हूँ। तो वो क्या है, अलग अलग तरीके होते हैं। तो इसी के कारण सेम, अब पॉइंट पे आ जाओ, इधर आ जाओ, आप वहां कहां चले गए। तो ये कृत्रिम विधि जो है वो पशु के चयन के अलग अलग तरीकों से चयन की जाती है। तो इसके 5 तरीके कौन कौन से होते हैं, कैसे पशु का चयन कर सकते हैं, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आप लिखेंगे इसके अंदर, इसकी 2 विधियां हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे, इसकी 2 विधियां हैं। देखो इसकी 2 विधियां। पहली हेडिंग डालो प्राकृतिक चयन, पहला हेडिंग डालो प्राकृतिक चयन। हालांकि जब अपन पढ़ते हैं तो सीधे 5 विधियां यूं पढ़ते हैं, तो अपन ये जो पॉइंट है वो हाइड रह जाता है और अपने को पता भी नहीं चलता है। क्वेश्चन आता है तो अपन पूछते कहां से आया, फिर पता चलता है अरे इस चैप्टर में एक छोटी सी लाइन थी जिसमें लिखा हुआ था, वहीं से क्वेश्चन आ गया। तो ये इसलिए ये याद रखने वाला पॉइंट है। प्राकृतिक चयन में लिखेंगे, यह है सर्वाइवल ऑफ द फीटेस्ट। हेडिंग सॉरी, इसके अंदर स्पेलिंग लिखी हुई है, समझ आ रही है, दोबारा लिखूं, इतनी गंदी राइटिंग थोड़ी है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत पर, यह है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत पर आधारित है, पर आधारित है। मीनिंग समझ गए इसका, यानी कि जो जीव सर्वश्रेष्ठ है वो अपने आप जीवित रह जाता है, वही क्या कहलाता है, प्राकृतिक चयन होता है। अब दूसरा लिखो, मेजर जो अपने कोर्स में आता है वो आती है कृत्रिम विधियां। दूसरा लिखेगा कृत्रिम चयन। हिंदी मीनिंग इसका जरूरी नहीं है, सिद्धांत जो होते हैं वो इंग्लिश में ही पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने भी इंग्लिश में लिखा है, हिंदी मीनिंग आपको बता दिया। ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि सर्वश्रेष्ठ जो जानवर है या सर्वश्रेष्ठ पशु है वो अपने आप जीवित रह जाना, ये कौन से चयन का उदाहरण है, ऐसा नहीं पूछेंगे। इसका मेजर जो फैक्ट पॉइंट है वही पूछा जाएगा, तो ये वर्ड ही पूछा जाएगा। अगला कृत्रिम विधि के अंदर पहली हेडिंग लिखेगा, इसके 5 तरीके हैं। पहले लिखेगा वैयक्तिक चयन, वैयक्तिक चयन या इंडिविजुअल सिलेक्शन, पहला लिखेगा। इसके 5 तरीके हैं ना, 5 बेसिस पे ये आधारित होता है इसका। इसी के दूसरे वर्ड्स हैं, दूसरे नाम है, वो भी लिख लीजिएगा। समूह चयन, इसको इंग्लिश में कहते हैं मास सिलेक्शन, या फिर दूसरा नाम है पशु दृश्य चयन, इसे इंग्लिश में कहते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप इंग्लिश नाम है लेकिन ज्यादातर हिंदी में पूछा जाता है, तो इसलिए मैं हिंदी वर्ड लिख रही हूं यहाँ पर। आप चाहें तो इंग्लिश भी लिख सकते हैं, या है ना, या आप इंग्लिश हिंदी में से जो आपको अच्छा लगे वो लिख लेना। फिनोटाइप लिखा हुआ है, ये जो आपको अच्छा लगे हिंदी या इंग्लिश लिख लेना। इसी के ही ये सारे नाम है, व्यक्तिक चयन या समूह चयन या पशु दृश्य चयन। हिंदी में ये नाम है, इंग्लिश में बोले तो फिनोटाइप, मास सिलेक्शन या इंडिविजुअल सिलेक्शन। देखिएगा, लिख लिया सबने नाम, हो गया सबके। चलिए इधर देखिए, यहां पर पता चल रहा है व्यक्तिक का मतलब, इंडिविजुअल का मतलब एक एनिमल या एक व्यक्ति के द्वारा पशु को क्या करना, चुनाव करना, क्या कहलाता है, व्यक्तिक चयन कहलाता है। इससे क्या कर सकते हैं, किसी एक पशु का चुनाव भी किया जा सकता है या फिर समूह में भी पशु का चुनाव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कहा जाए कि क्लास में जितने स्टूडेंट बैठे हैं, क्या सिर्फ फर्स्ट रैंक वाला ही सुपरवाइजर बनेगा, क्या नहीं बनेगा, एक से ज्यादा बन सकते हैं। यानी कि एक ही भर्ती के अंदर सिर्फ एक का फर्स्ट रैंक वाले का ही सिलेक्शन नहीं होता है, उसमें मास सिलेक्शन होता है। तो उस तरह के सिलेक्शन को अपन क्या कहते हैं, मास सिलेक्शन कहते हैं। पर्टिकुलर एक का भी हो सकता है, मान लो कट ऑफ ही एक ने क्लियर की तो सिलेक्शन कितनों का होगा, एक का ही होगा। मान लो एक से ज्यादा ने कट ऑफ क्लियर की तो सिलेक्शन किनका होगा, ज्यादा का होगा। तो इस प्रकार से इस चयन के अंदर एक या एक से अधिक पशुओं का अपन चुनाव कर सकते हैं। और किस बेस पे करते हैं, किस आधार पर करते हैं, तो पशु को क्या करते हैं, दृश्य का मतलब देखकर करते हैं। देखना किस प्रकार से देखना होता है, तो ये वर्ड आप जान रहे हैं फिनोटाइप। एक आपने नाम सुना होगा जीनोटाइप, एक नाम सुना होगा
जीनोटाइप, जीनोटाइप का मतलब जीन्स के कैरेक्टर, क्या देखा जाता है, जीन्स देखे जाते हैं। और एक यहाँ पर फिनोटाइप, ये जीनोटाइप का मतलब होता है आंतरिक गुण, जीनोटाइपिक का मतलब आंतरिक गुण या जो जेनेटिक कैरेक्टर है वो, और यहाँ पर फिनोटाइप का मतलब बाहरी गुण, बाहरी जो देखने में कैसा है वो गुण। तो बाहरी गुणों के आधार पर, तो यहाँ पर फिनोटाइप वाला मेथड है या फिर जीनोटाइप वाला है, जीनोटाइप वाला अलग मेथड आएगा, वहां पर अपन बात करेंगे, ये सिर्फ टर्म समझने के लिए यहाँ पर। तो ये फिनोटाइप है, यानी कि पशु को देखकर, कौन से गुणों को देखकर, बाहरी गुणों को देखकर, बाहरी गुणों में पशु के मात्रात्मक व गुणात्मक लक्षणों को देखकर, कौन से गुणों को देखकर, मात्रात्मक व गुणात्मक। कि मैम हम समझे नहीं कि मात्रात्मक और गुणात्मक लक्षण कौन से होते हैं। तो मात्रा किसकी देखी जाती है पशु के अंदर, दूध की मात्रा, दूध में किसकी मात्रा, फैट की मात्रा, दूध में किसकी मात्रा, प्रोटीन की मात्रा, दूध में किसकी मात्रा, पानी की मात्रा। उनको देखा, जैसे मान लो अपने पास एक गिलास दूध रखा हुआ है, उस गिलास के दूध को देखकर आप पहचान सकते हैं कि वो गाढ़ा दूध है या पतला दूध है, गाय का दूध है या भैंस का दूध है, पहचान सकते हैं आप आसानी से। जैसे ही अपन उसको थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं अगर, या दूसरे गिलास में ट्रांसफर करते हैं, अगर दूध उसमें निशान छोड़ रहा है, यानी कि दूध कैसा है, गाढ़ा या पतला, गाढ़ा, इसका मतलब निशान आ रहा है, तो वो गाढ़ा दूध गाय का होगा कि भैंस का होगा, भैंस का होगा। तो अपन पहचान सकते हैं। अगर मान लो भैंस का दूध है, भैंस ही देख रहे हैं, लेकिन दूध जो है वो कोई निशान नहीं छोड़ रहा है, तो क्या पता चला दूध में क्या मिलाया गया है, पानी मिलाया गया है। तो वो दूध के कैसे गुणों की पहचान हो जाती है, मात्रात्मक, दूध की मात्रा कितनी है, फैट क्वांटिटी में कितना है, ये पता चलता है। गुणात्मक लक्षण, जैसे बाहरी गुण, उसके देखने में पशु कैसा है, ऐसा नहीं है कि कोई पशु अपन खरीदने जा रहे हैं और देखने में बिल्कुल भद्दा दिखाई दे रहा है, हड्डियों का ढांचा है, एक पूंछ कटी हुई है, एक सींग कटा हुआ है, तो पता चलता है कि पशु जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम होती है। इसके कारण कई तरह के प्रभाव पड़ते हैं। तो ये गुणात्मक लक्षण जो है वो भी देखने में अच्छे होने चाहिए, पशु देखने में, और उसके जो बाहरी गुण जो है उनके आधार पर पशु जो है उसका क्या कर लेते हैं, चयन। इस आधार पर अपन एक से ज्यादा पशुओं का चुनाव कर सकते हैं, इसीलिए इस मेथड को समूह चयन या फिर एक का चयन कर सकते हैं, इसलिए इंडिविजुअल, और इसमें सिर्फ देखकर चयन करते हैं, इसलिए पशु दृश्य चयन इसको कहा जाता है। तो ये इसके अंदर आने वाला पॉइंट है। तो एक ही पॉइंट याद रखना है, तो लिखेगा इस विधि में पशु के, महिपाल इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन मत करो, हिंदी ट्रांसलेशन बहुत ही गड़बड़ होता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आपने गूगल ट्रांसलेट किया है, योग्यतम की उत्तरजीविता, ऐसा मैं योग्यतम की उत्तरजीविता बोलूंगा तो समझ ही नहीं आएगा आपको, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि इजी वे में क्या आप समझ सकते हैं, बाकी उसका ऐसा हिंदी ट्रांसलेशन आएगा नहीं। क्या लिखा, इस विधि में पशु के मात्रात्मक व गुणात्मक लक्षणों के आधार पर पशु का चयन किया जाता है, पशु का चयन किया जाता है। डन। इस एक ही पॉइंट से आप सारी चीजें इसके अंदर समझ जाएंगे, कौन से गुण। अब ये ऐसा लिखाने की जरूरत नहीं है, किसकी मात्रा, गुण कौन से गुण, इस तरह से है। यहाँ पर सिर्फ इस पॉइंट से बनने वाला क्वेश्चन यहाँ पर रहता है कि फिनोटाइप जो चयन है वो कौन से मेथड को कहते हैं और उसमें किस प्रकार से पशु का चयन करते हैं। दूसरा मेथड लिखेगा वंशावली चयन। बिल्कुल जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वो एज इट इज लाइन टू लाइन अपन लिख रहे हैं, बहुत ज्यादा थियोरेटिकल पार्ट नहीं लिख रहे हैं। एक तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही लिख रहे हैं, क्वेश्चन लिखा और उसके नीचे उसका आंसर ही है एक लाइन में। वंशावली चयन, वंशावली को इंग्लिश में बोलते हैं पे डिग्री, पारिवारिक को बोलते हैं फैमिली। तो ये फैमिली सिलेक्शन या पे डिग्री सिलेक्शन कहलाता है। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों वर्ड लिखें, सारे वर्ड इंग्लिश में नहीं लिखेंगे अपन, सिर्फ कुछ जो छोटे बेसिक मैनेजमेंट के टॉपिक है उन्हीं के इंग्लिश टर्म लिख रहे हैं क्योंकि वो यूज आते हैं। मैं नस्लों के नाम इंग्लिश में नहीं लिखाऊंगी, ना ही किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखाऊंगी, सिर्फ वही लिखेंगे जो मेथड्स या किसी चीज की जहां जरूरत है, जो पूछे जाते हैं पेपर में। जैसे क्रीप वर्ड अपन ने लिखा है तो वो छोटा फिटिंग एरिया, लेकिन वर्ड उसी इंग्लिश टर्म से ही वर्ड बन रहा है, टर्मिनोलॉजी इंग्लिश वर्ड की है, तो वो याद रखना जरूरी है। देखिएगा यहाँ पे नाम से पता चल रहा है वंश को देखकर, किसको देखकर, जैसे अभी मैंने बताया था कि एक एग्जाम्पल अपन ने दिया कि दादाजी जो है वो पुराने टाइम पे शादी फिक्स कर देते थे, वो किसको देखकर करते थे, परिवार को देखकर करते थे कि भाई अपना परिवार अच्छा तो अच्छे परिवार वालों के यहाँ कर दी। लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी है कि जो आने वाला वंशज हो वो कैसा हो, अच्छे गुण वाला हो, लेकिन 99% चांसेस रहते हैं। एनिमल्स में तो चांसेस रहते हैं कि वो कैसा होता है, 99% वैसा ही वंशज जो है वो अपने पूर्वजों के जैसा होता है। तो उसी आधार पर पशु का यहाँ चयन करते हैं। इसके लिए क्या देखा जाता है, वंशावली अभिलेख देखा जाता है। क्या देखते हैं, वंशावली अभिलेख। दो तरह के अभिलेख होते हैं एनिमल्स में, एक तो वंशावली अभिलेख होता है, एक दिन मैंने आपको बताया सायर, सायर किसको कहते हैं, नरपिता। नरपिता जो है उसी का जो अभिलेख होता है उसे सांड सूचकांक कहते हैं, इंग्लिश में बोले तो सायर इंडेक्स कहते हैं। ये दो तरह का इंडेक्स एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जो फीमेल और मेल एनिमल के लिए होता है। वंशावली जो अभिलेख होती है उसके अंदर एक पशु से उत्पन्न की गई जो मादा पशु है या फिर जो मतलब पूरा परिवार है उसका रिकॉर्ड होता है। जैसे ट्री जो होता है एक तरीके से फैमिली ट्री है एक तरीके से, जिसके अंदर कोई भी पशु है उसके माता पिता कौन है, उसके दादा दादी कौन है, उसके जो है वो ग्रैंड पेरेंट कौन है, इसके अलावा उसके चाचा चाची हो गए, नाना नानी हो गई, ये सब रिकॉर्ड होता है, उसको अपन कहते हैं वंशावली अभिलेख। जबकि सांड सूचकांक में किसका वर्णन होता है, एक नर जो है उसका वर्णन होता है कि उस नर से कितनी बच्चियां उत्पन्न की गई, उस नर का जब प्रजनन, उसके सीमन को प्रजनन कराने के काम में लाया गया तो कौन कौन बच्चियां पैदा हुई, बच्चा नंबर 1, बच्चियां 2, बच्चियां 3, ऐसे अलग अलग पशु से भी पैदा हो सकती हैं वो, और एक ही पशु से भी पैदा हो सकती हैं। सिर्फ इसमें किसका वर्णन होता है, जो भी नर है जिसका यह अभिलेख है उसके कितने संतान है उन्हीं का अभिलेख होता है। जबकि यहाँ पर किनका अभिलेख होता है, सभी
पूर्वजों का अभिलेख होता है, उसके बारे में बाद में समझेंगे, सिर्फ इतना ही अभी ध्यान रखेंगे। वंशावली अभिलेख में ये देखा जाता है कि इनके गुण कैसे हैं। जैसे माता पिता के गुण जो है वो अच्छे क्वालिटी के हैं, जैसे 20 में से 20 नंबर हैं इसके। जैसे दादा दादी के जो है वो 19 नंबर आ गए, मान लो ग्रैंड पेरेंट के 20 आ गए, ऐसे अपने को पता चला। और इनके अंदर जो सबसे, इसके अंदर सभी के गुण अच्छे हैं, इसका मतलब जो होने वाली संतान है इनकी, जो वंशज है, वो भी कैसे गुण वाली होगी, अच्छे गुण वाली होगी। तो इसी को देखकर अपन एनिमल का क्या कर लेते हैं, चयन कर लेते हैं। मतलब परिवार को देखकर एक पशु का चयन किया जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे मान लो गांव में किसी के पास एक अच्छी नस्ल की गाय है और वो गाय जो है वो अच्छा दूध देती है। आपने कहानी सुनी होगी बादामी वाली, छोटी क्लास में सुनी है, बाद में सुनाऊंगी। तो ये जो है वो गाय अच्छा दूध देती है, तो अपन क्या करते हैं भाई, जब ये ब्याने वाली है, जब इसने बच्चा पैदा किया, तो अपन मान लो अपने को कोई गाय खरीदनी है, तो अपन क्या कहेंगे भाई इसका बच्चा हमें दे देना। तो उसकी मादा बच्चा को अपन शुरू से पालते हैं। अपन क्या मान के चलते हैं कि ये अगर अच्छे दूध उत्पादन वाली है तो बच्चा भी कैसा होगा, अच्छे दूध उत्पादन वाला होगा। तो इसी को अपन क्या कहते हैं, वंशावली चयन। ये 1% चांसेस रहते हैं कि इसके अंदर जो बच्चा पैदा होने वाला जो बच्चा होगा वो डिफरेंट कैरेक्टर वाला हो सकता है। वो कैसे कैसे कैरेक्टर वाला हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं बनती हैं, वो टॉपिक आएगा प्रजनन की पद्धतियां, वहां पर मैं समझाऊंगी। यहाँ पर सिर्फ इतना ही समझेंगे कि ये अच्छा ही होगा, ये मान के चलते हैं। इसीलिए अपन इस मेथड के माध्यम से क्या करते हैं, पशु का चयन। यहाँ पर अपन तब चयन थोड़ी करते हैं कि जब पशु दूध देने लग जाएगा, जब जो नया पशु है, जो बच्चिया है, वो ब्याने लायक हो जाएगी, जब वो दूध देना शुरू की, तब चयन करते हैं क्या, नहीं करते हैं। कर सकते हैं लेकिन इससे कम उम्र में ही चयन किया जा सकता है। अपन ने यहाँ पर क्या किया, उसको पैदा होते ही अपन ने खरीद लिया कि अच्छी होगी, इसलिए तो कम उम्र में पशु का चयन है, इससे किया जा सकता है। इसलिए मेथड है कम उम्र में पशु चयन का उपयोगी तरीका। तो लिखिएगा पहला इसमें, इस विधि में पशु के पूर्वजों का वंशावली अभिलेख, पूर्वजों का वंशावली अभिलेख देखकर पशु का चयन कर लिया जाता है। वंशावली अभिलेख देखकर पशु का चयन कर लिया जाता है। जो स्पेशल पॉइंट है वो इसलिए इसमें मर्ज नहीं किया क्योंकि उससे क्वेश्चन बन सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कम उम्र में पशु चयन की उपयोगी विधि है। पशु चयन की उपयोगी विधि है। ये दो ही तरह के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं कि पेडिग्री रिकॉर्ड के आधार पर पशु का चयन किस विधि में करते हैं, तो उसमें तो नाम से ही पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन यहां से सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कम उम्र के पशु का चयन किस विधि के अंतर्गत किया जाता है, तो वंशावली चयन। खाली हेडिंग डालने, मुझे पता है पेन बंद कर रहे हो, लिख लो पेन। इतनी क्या जल्दी होती है, पेन बंद करने में कोई ज्यादा टाइम थोड़ी लगता है, पैकिंग करने में वापस से। अगला लिखेंगे प्रदर्शन वृत्त चयन। इसको इंग्लिश में कहते हैं शो रिंग सिलेक्शन। शो इंग्लिश में कहते हैं। अरे किसी दिन 5 मिनट जल्दी छोड़ दूंगी, आप थोड़ा थोड़ा तो ऐसे लिख लिया करो। आपकी एक एक मिनट जो है ना वो इकट्ठी करके रखो, एक दिन जो है वो 5 मिनट पहले छोड़ दूंगी, 5 दिन होते ही, ठीक है। तो आप रोजाना ना टाइम से पहले बैक पैक मत किया करो। लिखो शो रिंग सिलेक्शन, ठीक है। इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहां तक किसी के कुछ पूछना है?